स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग। तो पूछेगा आपसे स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन स्वराज शब्द किसने दिए थे? तो आपको दयानंद सरस्वती। ठीक है, कोई दयानंद सरस्वती तो कोई दादा भाई नौरोजी। देखो सब प्रस्तुत किया गया था। पूछेगा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में स्वराज शब्द प्रस्तुत किया गया था? तो 1906 के। और हाँ, और देखिए 1911 में जो है 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जो है बिशन नारायण दत्त अध्यक्षता किए थे। बिशन नारायण दत्त। ठीक है, अध्यक्षता कौन किए थे? अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था और उसका अध्यक्षता जो किए थे 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 का अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूछेगा आपसे कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1900 पहले वंदे मातरम 1896, वंदे मातरम 1896 और जनगण मन कब गाया गया था? तो 1911। तो 1896 का उसमें भी कलकत्ता अधिवेशन ही चल रहा था। उसका अध्यक्षता कौन किए थे? रहमतुल्लाह सियानी। इसको याद रखना, रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। और जब जनगण मन गाया गया था उस समय अध्यक्षता कौन किए थे? बिशन नारायण दत्त। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। कौन किए थे? बिशन नारायण दत्त। चलिए आगे बताएगा कि एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन कौन था? कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो हुआ था वो गांव में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर एक गांव है जो पड़ता है बंगाल में। ठीक है, फैजपुर एक गांव है जो कहाँ पड़ता है? बंगाल में। उसी फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये पूछेगा कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जो फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? फैजपुर अधिवेशन 1937 में होगा। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में याद रखना है। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में किया गया था। ठीक है, और कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 जी। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। 1931। और कराची अधिवेशन का अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। और यही कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो पारित हुआ था। ठीक है, पूछेगा आपसे कि गांधी इरविन समझौता कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931। क्योंकि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो इरविन समझौता हुआ था 1931 में 1931 में हुआ था। तो पारित हुआ था 1931 के कौन सा अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में पारित हुआ था गांधी इरविन। हाँ, पूछेगा कि गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दिया गया था, पारित किया गया था तो 1931। देखिए, और गांधी इरविन समझौता को एक नाम से और बताए थे दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को एक नाम से और जाना गया जिसको कहते हैं दिल्ली समझौता। चलिए ठीक है, दिल्ली समझौता। चलिए आगे बताना है कि कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दोनों एक हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दोनों एक हुआ था। उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था? 1916 में हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन किए थे? जिसमें जो गरम दल और नरम दल दोनों एक हुआ था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 का, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन याद रखना। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था लखनऊ अधिवेशन। और उस अधिवेशन में जो है कांग्रेस गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। और उस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता जो किया गया था वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। यानी 1916 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसे कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए एक और 1922 का जो हुआ था गया अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में। 1922 में गया में, ठीक है, उसका अध्यक्षता किया था चितरंजन दास 1922 में।
1922 में 1922 में, ठीक है। चितरंजन दास कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन 1922 में चितरंजन दास के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और एक बेलगांव अधिवेशन के बारे में पूछता है जो महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था, उसका अधिवेशन का नाम था बेलगांव अधिवेशन। क्योंकि 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922, ठीक है। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। और उसी चौरा चौरी हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और 1924 में उनको जो है हालात खराब होने लगा, उसके बाद जो है महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया था। जब महात्मा गांधी 1924 में रिहा होकर आ रहे थे तो उसी समय एक अधिवेशन चल रहा था जिसका नाम था बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगांव अधिवेशन में जाके डायरेक्ट अध्यक्षता किए और बोले कि कांग्रेस हमको समाज सेवा के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तब ऐसे पहले जो है महात्मा गांधी के कुल खिलाफ थे, लेकिन महात्मा गांधी जैसे ये सब बात बोला कि अंग्रेज हमको जो है सेवा करने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तभी सब महात्मा गांधी की ओर आकर्षित हुए और सभी लोग आंदोलन में भाग लेने लगे थे, ठीक है। तो इसमें यही पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था, तो उसका नाम था बेलगांव अधिवेशन 1924। और इसमें पूछता है कि कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए थे वो सरोजनी नायडू। और 1916 में जो है कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाला प्रथम महिला 1916 में 1916 एनी बेसेंट ना, हाँ ठीक है। तो 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा 1893 में भारत आई थी, ठीक है। 1893 में भारत आई थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। वही एनी बेसेंट जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनी थी, सदस्य बनी थी, अध्यक्ष भी बनी थी और सदस्य बनी थी, अध्यक्ष और सदस्य दोनों। कौन? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना आपको अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अमेरिका में कहाँ हुआ था? अमेरिका। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना अमेरिका में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना अमेरिका में 1875 में और थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडियार मद्रास में भी खोला गया था 1882 में, ठीक है। और वही थियोसॉफिकल सोसाइटी के आगे चलकर आपको एनी बेसेंट सदस्य भी बन जाते हैं जो कि बनते हैं 1888 में। 1888 तो ये सब प्रश्न पूछते रहता है, ठीक है, याद रखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य एनी बेसेंट 1888 में बनते हैं, 1888 में बन जाते हैं, ठीक है। सदस्य बनते हैं, सदस्य 1888 में सदस्य बनते हैं। लेकिन आगे चल के आपको अध्यक्ष भी बना दिया जाता है उनको 1907 में, ठीक है। 1907 में ये सब प्रश्न पूछेगा कि बताइए एनी बेसेंट को जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कब बना दिया गया था? 1907, ठीक है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना आपको किए थे एनी बेसेंट ही। सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना एनी बेसेंट। सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना 1898। सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना 1898 में जो किए थे उसका नाम था एनी बेसेंट किए थे, जो कि 1916 में जाकर BHU बन जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में याद रखना है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, BHU मदन मोहन। और इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आगे चलकर उसी समय 1916 में कुलपति नियुक्त होता है जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था उसका शासन काल था 1910 से 16 तक, ठीक है। किसका? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से 16 तक शासनकाल था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। 10 से 16 तक याद रखना है कि 10 से 16 तक तो प्रथम विश्व युद्ध का भी शुरुआत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत किसके समय हुआ था? राजधानी भी चेंज हुआ था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द
अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर जो है बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था। किसके सिफारिश पर? अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर आपको बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था। ठीक है, बंद कर लिया नेट नहीं चल रहा चल करो। चल रहा चलिए, तो हम बता रहे थे यहाँ पे अभी कि आपको प्रथम विश्व युद्ध भी शुरुआत हुआ था। आपको किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आपको उनको पुरस्कार एक दिया गया था। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ठीक है 1913 में पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था गीतांजलि 1913 में। ठीक है, कब मिला था? 1913 करो न 1913 में। ठीक है, 1913 में किया गया था। चलिए, और 12 दिसंबर 1911 को जो है 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण करने की बात कहा गया था। ठीक है, किया था 1912 लेकिन पूछेगा आपको कब घोषणा कब हुआ था? 1911 में। स्मॉल डेट इसमें याद रखना है, 12 दिसंबर 1911। ठीक है, बिल्कुल से 12 दिसंबर 1911 को आपको क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। क्या हुआ था? घोषणा 12 दिसंबर 1911। और अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर, अरुंडेल कमेटी, कौन सा कमेटी? अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर जो है आपको क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। और बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, कितना जुलाई? 19-20 जुलाई, क्योंकि 19 जुलाई भी आंसर रहता है, 20 जुलाई भी आंसर रहता है। ठीक है, 19 जुलाई और 20 जुलाई, तो दोनों याद रखना 19-20 जुलाई 1905। ठीक है, याद रखना है 19-20 जुलाई 1905। ठीक है, बिल्कुल से 19-20 जुलाई 1905। ठीक है, चलिए आगे बताना है। हम चल रहे थे यहाँ 8 अगस्त 1942 को, वहां से गए थे ना। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया था। कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। और प्रारंभ हुआ था, देखिए प्रारंभ हुआ था इसे 9 अगस्त। ठीक है, प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त। तो ऑप्शन में कभी 8 या 9 रहता है। ठीक है, तो यहां पर भी दिया हुआ है 8-9 अगस्त, क्योंकि हुआ था 12 बजे के बाद। ठीक है, 12 बजे के बाद, और सुबह होते होते जितना भी क्रांतिकारी था सबको क्या हो गया था? सबको उठा लिया था सुबह ही। आपको जो इंपोर्टेंट थे, जैसे महात्मा गांधी थे, ठीक है, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये सबको सुबह ही उठा लिया गया था। हाँ, सूर्योदय से पहले। ठीक है, सूर्योदय से पहले सभी को गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसमें कि महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को रखा गया था आगा खां जेल में। ठीक है, आगा खां जेल। जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था अल्मोड़ा जेल में। ठीक है, कौन सा जेल में? अल्मोड़ा जेल। कौन सा जेल में? बांकीपुर जेल में रखा गया था। किनको? हाँ, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था कौन सा जेल में? बांकीपुर जेल। अपना पटना भी पड़ता है। ठीक है, बांकीपुर जेल पटना। ठीक है, बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा जेल में? अल्मोड़ा जेल में। ठीक है, कौन सा जेल में? अल्मोड़ा। कौन सा जेल में? अल्मोड़ा जेल में। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था कौन सा जेल में? अल्मोड़ा जेल में। ठीक है, देखिए अंग्रेज लोग की किया कि देखा कि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत होगा। तो ये आंदोलन जो है रात को ही शुरू हो गया था। ठीक है, बताई थी 8-9 अगस्त 1942 को। तो
जब सुबह हुआ, सुबह से पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को, एनी बेसेंट को, ठीक है, सभी को अंग्रेज जो है उठाकर जेल में बंद कर दिया, ठीक है। और जितना भी क्रांतिकारी लोग थे उसको जो है क्रांतिकारी लोगों को अंग्रेज बोला कि देखो तुम्हारा नेता कुल कैसा है, ठीक है, सभी लोग चला गया और तुम लोग आंदोलन कर रहा है, तुम्हारा नेता देखिए कितना डरपोक है। और वो काम किसी को पता नहीं था, ऐसा कौन किया किसी को पता नहीं था, क्योंकि अंग्रेज जो था वो सुबह मॉर्निंग यानी सुबह होने से पहले, मतलब सूरज निकलने से पहले सभी महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू को सभी को पकड़कर आपको जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो वहां पर कोई तो थे नहीं, लेकिन उसी में एक थे उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता जो है एक रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करने लगे, ठीक है, कि अंग्रेज सबको झूठ बोल रहा है, अंग्रेज ही सभी क्रांतिकारी नेता को पकड़कर जेल में डाल दिया है और ये सब बात अफवाह है, ठीक है, आपका नेता कहीं नहीं गए हैं, सब अंग्रेज का चाल है ये सब। इसी में प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है रेडियो प्रसारण कौन कर रहे थे? तो उषा मेहता के द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा? उषा मेहता। और उषा मेहता बंबई से कर रहे थे, कहाँ? बंबई से जो है उषा मेहता जो है रेडियो प्रसारण शुरुआत किए थे। क्या नाम था उनका? उषा मेहता, ठीक है। 14 अगस्त 1942। लेकिन कहाँ बोलना था? हाँ, लेकिन हाँ पूछेगा आपसे कि सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण किनके द्वारा किया गया था? तो उषा मेहता के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहां से आपको प्रश्न बनेगा कि बताइए महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू ये सब शामिल थे क्रांति में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसमें महात्मा गांधी डू एंड डाई का नारा भी दिए थे, करो या मरो का नारा। तो इसी में जो है 1942 में ही महात्मा गांधी एक नारा दिए थे, भारत छोड़ो करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे, जिसका नाम था महात्मा गांधी। इसी को कहते हैं डू एंड डाई। तो इसमें महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इसमें देखिए याद रखना है कि दो लेडीज यानी कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को रखा गया था एक पैलेस में, आगा खां पैलेस में, ठीक है, आगा खां पैलेस में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में, ठीक है। हजारीबाग जेल में किसको रखा था? हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग किसको रखा था? जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा था, ठीक है। और एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद को रखा था कौन सा जेल में? क्या नाम था उसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, बांकुड़ा जेल, ठीक है। कौन सा जेल? बांकुड़ा जेल। मौलाना अबुल कलाम आजाद को एक जेल में रखा गया था, उस जेल का नाम था बांकुड़ा जेल। कौन सा जेल? बांकुड़ा जेल, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को कौन सा जेल में रखा गया था? बांकुड़ा जेल, ठीक है, बांकुड़ा जेल। और यही मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष था, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता करने का काम कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940। और उसके पहले एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता पहले किए थे सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में इस्तीफा दे दिए। उसके बाद किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस ने एक ब्लॉक का स्थापना की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में किए थे, जब वो कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए थे तब, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि बताएगा त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता पहले कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। इस्तीफा देने के बाद कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पूछेगा आपकी सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देने के बाद
सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देने के बाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है। कौन किसको इस्तीफा देने के बाद? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा दे देने के बाद किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पूर्ण स्वराज प्रस्ताव बोले जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसका अध्यक्षता 1929 का 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? 1929 में। 1929। चलिए ठीक है। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था। ठीक है, पूछेगा आपसे तो 1927 में 1927 में एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मद्रास अधिवेशन। 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था। कौन किए थे? एम ए अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में। ठीक है, मद्रास में। कहाँ? मद्रास। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1911 में। 1927 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1927 में, मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन। ठीक है, तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था 1927 के मद्रास अधिवेशन में। 1927 के मद्रास अधिवेशन में एम ए अंसारी अध्यक्षता किया था। मद्रास अधिवेशन पूछेगा कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? एम ए अंसारी। ठीक है, एम ए अंसारी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। किनके द्वारा अध्यक्षता हुआ था? एम ए अंसारी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। कब? 1927 37 नहीं 1927। और 1527 में 1527 में क्या हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? ये 1527 हाँ, 1527 में खानवा का युद्ध। 1526 में तो सब जानता है पानीपत का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर पूछेगा आपसे कि बाबर भारत पर आक्रमण किए थे तो टोटल कितना बार? 5 बार। बाबर टोटल 5 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण था 1519 में। 1519 में। ठीक है, और अंतिम था 1526। अंतिम कब था? 1526। और 1527 में खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। और बाबर इसी खानवा के युद्ध में एक नारा दिया था जिसका नाम था जिहाद का नारा। किसके खिलाफ दिया था? राणा सांगा के खिलाफ। पूछता है कि बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा। कौन सा नारा? जिहाद का नारा। राणा सांगा के खिलाफ एक नारा दिया था जिसका नाम था जिहाद का नारा। राणा सांगा को जहर दे देने के कारण राणा सांगा का मृत्यु हो गया था 1528 में। 1528 में राणा सांगा मरा। 1530 में आपको मरा। ये खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया और मर गया। तो बाबर मरा 1530 में, राणा सांगा मरा 1528 में। इसको जहर दे दिया था तो राणा सांगा का हत्या हो गया था। ठीक है, चलिए तो हम चल रहे थे 1927, चल गए थे 1527 तक। ठीक है, चलिए और हिस्ट्री यहीं तक रहेगा। चलिए हिस्ट्री में यहीं तक रहने दीजिए। उसके बाद आइए ज्योग्राफी पे। चलिए ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से चल रहा था। ठीक है, चलिए बताएगा कि काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितना है? 5540। जी, काराकोरम दर्रा की टोटल ऊंचाई 5540। काराकोरम दर्रा की टोटल ऊंचाई कितना होगा? 5540। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है कि पश्चिमी घाट पर्वत को जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पश्चिमी घाट पर्वत को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं?
सह्याद्री पश्चिमी घाट कास्ट। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि बताए थे कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है सह्याद्री को दो भाग में बांटता है। सह्याद्री को दो भाग में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है, बिल्कुल सही। दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी का नाम था कुद्रेमुख। क्या नाम था? कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कौन था? कुद्रेमुख। और उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी का नाम ये सब पूछता है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसुबाई। क्या था? कलसुबाई, ठीक है। क्या था? कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसुबाई। क्या था? कलसुबाई। और कलसुबाई की ऊंचाई पूछेगा तो 1646 मीटर। कलसुबाई की ऊंचाई टोटल 1646 मीटर। कलसुबाई की ऊंचाई टोटल 1646 मीटर, 1646 मीटर। उसके बाद नीचे आता है तो हम बताए थे कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। कलसुबाई की ऊंचाई 1646, ठीक है। उसके बाद है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख का ऊंचाई है 1892 मीटर, 1892 मीटर, ठीक है। और पूछेगा आपसे कि बताए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ दिया, पश्चिमी घाट तो हो जाएगा। सॉरी, हाँ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा आपसे तो बताना है नीलगिरी, मतलब दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा। और लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है दूसरी नीलगिरी की पहाड़ी जो है दोदा बेटा, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है साइलेंट वैली, ठीक है। मौन घाटी, साइलेंट वैली यानी मौन घाटी जो कहते हैं आपको केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। और वही तीनों पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान पर एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की ऊंचाई, नीलगिरी पर्वत यानी दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है? दोदा बेटा पर्वत की ऊंचाई कितना है? 2637। दोदा बेटा पर्वत 2637। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अन्नमलाई पर्वत की ऊंची चोटी अनाईमुडी है, अनाईमुडी, ठीक है। 2697। अनाईमुडी दो राज्य में, अनाईमुडी कितना राज्य में? 2 राज्य में, केरल और तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ी 2 राज्य में, केरल और तमिलनाडु, मेन रूप से तमिलनाडु। और देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्तर पर कौन सा पहाड़ी? नीलगिरी, ठीक है। नील से पूर्व किस नाम से जानते हैं? महेंद्रगिरी के नाम से। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट पर्वत को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में किस नाम से? सह्याद्री के नाम से, ठीक है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से, ठीक है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, और यहां से एक प्रश्न बनता है कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई कितना है? पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई 1600। कितना होगा? 1600। पश्चिमी घाट पर्वत की टोटल लंबाई 1600, औसत ऊंचाई 1200 मीटर, लेकिन कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। लंबाई कितना? 1600 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई कितना? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर। कितना मीटर? 1200 मीटर। लेकिन पश्चिमी घाट की लंबाई कितना? 1600 मीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई कितना? 1600 मीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई कितना? 1600 मीटर, ठीक है। कितना मीटर होगा? 1600 मीटर होगा। 1600 मीटर। और ऊंचाई, अरे ऊंचाई मीटर में, लंबाई किलोमीटर में, ठीक है। तो उतना मैनेज कर लो, जल्दी बोलते हो सकता है एक बार बोला गया होगा। तो लंबाई पूछेगा कितना से कितना लंबा फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर। लेकिन औसत ऊंचाई देखिए, औसत ऊंचाई 900 से 1200 तक है, 900 से 1200 तक, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपको 1200 मिल जाएगा। कितना? 1200, ठीक है। कितना? 1200 याद रखना है। कितना? 1200। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, 1200 हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा। चलिए देखिए, और यहां से आपको प्रश्न बनेगा, पूछेगा आपसे कि पालघाट दर्रा, ठीक है। पालघाट दर्रा का नाम सुनोगे। पूछेगा कि आपसे पालघाट दर्रा कौन सा घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पालघाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। पालघाट, पश्चिमी घाट, भोरघाट, पश्चिमी घाट, भोरघाट, पश्चिमी घाट, थालघाट, पश्चिमी घाट। हाँ, तो पश्चिमी घाट में स्थित है थालघाट, भोरघाट, सेनकोटा दर्रा, ठीक है। सेनकोटा दर्रा, भोरघाट, थालघाट,
पाल घाट, ये सब स्थित है आपको कौन सा घाट में? पश्चिमी घाट में। कौन सा घाट में? पश्चिमी घाट में। कौन सा घाट में? पश्चिमी घाट में, ठीक है। कौन सा घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट में। और सनकोटा दर्रा जो जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई। सनकोटा दर्रा जोड़ने का काम करता है तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तिरुवनंतपुरम से मदुरई, ठीक है। और पुणे से मुंबई को जोड़ता है थालगढ़ दर्रा, ठीक है। थालगढ़ दर्रा पुणे से मुंबई, पुणे से मुंबई, मुंबई पुणे से मुंबई, पुणे से मुंबई, ठीक है। और नासिक से मुंबई जोड़ता है भोरघाट दर्रा, नासिक से मुंबई भोरघाट, नासिक से मुंबई भोरघाट, ठीक है। नासिक से मुंबई कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा। बताना कि जोजिला दर्रा की लंबाई कितना है? जोजिला दर्रा की टोटल लंबाइयां कितना होगा? 12 किलोमीटर। कितना? 14 किलोमीटर है, ठीक है। कितना किलोमीटर है? 14, ठीक है। चलिए सभी लोग एक बार अपने अपने दोस्त के पास प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़ते हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो लाइक नहीं किए प्लीज निवेदन है कि आप लोग एक बार थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बार थोड़ा अपना ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। दीपक, देखिए समझ में आ रहा है? कमेंट करो। चलिए क्या जाओ 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 जाओ। इतना ठंडी में बौखता है कायल जी, जानता है ठंडी, बच के रहो, पढ़ाई थोड़ा होते रहेगा, ठीक है। पढ़ाएगा रिजल्ट नहीं होता, बिना पढ़े वाला रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। कितना पढ़ो, जाओ आराम से सुतना, उसको ठंडा लग गया है, ठीक है। चलिए चलिए छोड़िए। बताए थे अभी कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा? जोजिला। हाँ, तो जोजिला दर्रा जो है उसकी लंबाई टोटल कितना है? 14 किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर? 14। कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर, ठीक, याद रखना है। जोजिला दर्रा में एक सुरंग है, सॉरी, जोजिला दर्रा में एक सुरंग है, ठीक है, उसका नाम है जोजिला सुरंग। तो उसका लंबाई टोटल कितना है? 14 किलोमीटर। ये अभी जो फिलहाल चल रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी से, और हिस्ट्री अभी चल रहा है करान बुक से, और जो और साइंस चल रहा है एसपीडी से, और करंट अफेयर एसपीडी से। साइंस एसपीडी से, करंट अफेयर एसपीडी से चल रहा है, ठीक है। इसी से हम लोग HW डाल देते हैं, ठीक है। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली HW हम यहीं से डालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताना है कि बुर्जिल दर्रा एवं जोजिला दर्रा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कौन सा? कश्मीर में स्थित है। लेकिन यहाँ से आपको प्रश्न बन जाएगा कि जोजिला दर्रा एवं बुर्जिल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो कौन सा हिमालय का दर्रा है? महान हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए पूछेगा आपसे कि ट्रांस हिमालय एवं वृहद हिमालय को दो भाग में बांटता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय एवं वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय एवं वृहद हिमालय को ही आपको कहते हैं महान हिमालय, ठीक है। तो वृहद हिमालय यानी महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को दो भाग में बांटने का काम करता है, वो कौन करता है? नहीं, हिज लाइन, ठीक है, हिज लाइन, ठीक है। कौन सा लाइन? हिज लाइन। दो भाग में बांटता है, कौन सा लाइन? हिज लाइन, ठीक है, बिल्कुल सही, याद रखना है। कौन सा लाइन दो भाग में बांटने का काम करता है? तो हिज लाइन। ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को दो भाग में बांटता है हिज लाइन, ठीक है, हिज लाइन। उसे कहते हैं सचर जोन। कौन सा जोन? सचर जोन। और वृहद हिमालय को, मध्य हिमालय को दो भाग में, यानी वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मेन सीमांत दर्रा, नहीं मेन सीमांत दर्रा ना, तो मेन सेंट्रल थरस्ट, हाँ। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को दो भाग में मेन सेंट्रल थरस्ट, ये पूछता है, मेन सेंट्रल थरस्ट दो भाग में। और मध्य हिमालय और शिवालिक को दो भाग में बांटने का काम करता है मेन सीमांत दर्रा, मेन सीमांत दर्रा। तो याद रखना है, ठीक है। बता कि बाड़ा लाचा दर्रा एवं सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा दर्रा एवं सिपकिला दर्रा हिमाचल, बाड़ा लाचा दर्रा एवं सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूछेगा कौन सा हिमालय का दर्रा है? तो महान हिमालय का दर्रा। कौन से हिमालय का? महान हिमालय का दर्रा, ठीक है, महान हिमालय का दर्रा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताना है कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट
पता होगा माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये चोटियां महान हिमालय का चोटी है। कौन सा हिमालय का? महान हिमालय का चोटी। ठीक है, कौन सा हिमालय? महान हिमालय का चोटी है। कौन सा हिमालय का चोटी है? पूछ लेगा कभी काल की, बताइए हिमालय की सबसे ऊंचाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, वो कौन सा हिमालय में स्थित है? महान हिमालय। क्योंकि हम बताए थे कि जो है हिमालय श्रेणियां को 4 भागों में बांटा गया था। कितना भाग में? 4 भाग। पहला था ट्रांस हिमालय, पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा का नाम था बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को कहते हैं महान हिमालय। ठीक है, तीसरा भाग था लघु हिमालय, तीसरा था लघु हिमालय, लघु हिमालय को कहते हैं मध्य हिमालय, और चौथा था शिवालिक, शिवालिक को कहते हैं उप हिमालय। शिवालिक को क्या कहते हैं? उप हिमालय। शिवालिक को क्या कहते हैं? हिमालय। उप हिमालय कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बताएगा, बताना कि धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। धौलागिरी पर्वत नेपाल। ठीक है, धौलागिरी पर्वत कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। नेपाल में। धौलागिरी पर्वत नेपाल में। धौलागिरी कहाँ होगा? और नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। नंगा पर्वत नेपाल में। चलिए ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ हो जाएगा? नेपाल। और नंदा देवी भारत में। उत्तराखंड भारत। ठीक है, भारत उत्तराखंड। ठीक है, भारत में उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में बोलना है, उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी। नामचा बर्मा। नामचा बर्मा बताइएगा। बताए थे कि तिब्बत और जो अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नामचा बर्मा। चलिए ठीक है, और गुरुला मान्यता पर्वत पूछेगा आपसे तो हो जाएगा नेपाल में। गुरुला मान्यता पर्वत नेपाल। गुरुला मान्यता पर्वत नेपाल। ठीक है, गुरुला मान्यता पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। गुरुला मान्यता पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। चलिए परसों हुआ था, बताना कि मुंबई कौन सा द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। ठीक है, कौन सा द्वीप पर? सेलसाट नहीं, सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। सेलसाट नहीं, सालसेट द्वीप पर। सालसेट द्वीप पर स्थित है। और सालसेट द्वीप जो स्थित है वो अरब सागर में। कौन सा सागर में? अरब सागर में। मिलाने के लिए देगा। ठीक है, अरब सागर में स्थित है, याद रखना है। नहीं, वो तो दूसरा कुछ बोल रहा है, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एलिफेंटा द्वीप। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, उसके गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर है एलिफेंटा द्वीप। वो भी एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई में। और कौन सा किस में स्थित है? तो अरब सागर में। किसमें? अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर। ठीक है, याद रखना। एलिफेंटा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। गुफा मंदिरों के लिए जाने जाने वाला द्वीप कौन सा होगा? एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप। चलिए, बताना है कि केरल का कोच्चि शहर बसा हुआ है कौन सा द्वीप पर? कौन सा द्वीप का भाग है? ये तो ही है कालीकट। देखिए, ये जो कालीकट नहीं होगा, वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप जो है वो केरल की एक शहर है कोच्चि, उसी का भाग है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, केरल का एक शहर है जिसका नाम है कोच्चि, उसी का भाग है कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप? वेलिंगटन द्वीप। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताना कि लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जिस पर आपको पक्षी अभयारण्य है। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर पक्षी अभयारण्य बना हुआ, उसका क्या नाम है? आगाती हवाई अड्डा। लक्षद्वीप का एक द्वीप है आगाती, जिस पर हवाई अड्डा है। आगाती पर हवाई अड्डा, आगाती द्वीप पर हवाई अड्डा। पोसे पक्षी, पोसे पिट्टी। ठीक है, पिट्टी द्वीप पर पक्षी अभयारण्य। पिट्टी द्वीप पर पक्षी अभयारण्य। पिट्टी द्वीप पर कौन सा अभयारण्य? पक्षी अभयारण्य। लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप? 36। लक्षद्वीप का कितना जिला? एक जिला। लक्षद्वीप का कितना जिला? एक जिला। लक्षद्वीप का कितना जिला? एक जिला। लक्षद्वीप का नाम, लक्षद्वीप कब पड़ा? लकाद्वीप पहले कहता था, मिनुकाय द्वीप। लक्षद्वीप को पहले लकाद्वीप, मिनुकाय द्वीप के नाम से जानते थे। 1973 में लक्षद्वीप, 1973 में लक्षद्वीप, 1973 में लक्षद्वीप, 1973 में लक्षद्वीप, 1973 में लक्षद्वीप। ठीक है, और लक्षद्वीप स्थित है परवाल द्वीप, परवाल निक्षेपण से, परवाल भित्ति यानी परवाल निक्षेपण से स्थित द्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, याद रखना। और लक्षद्वीप का एकमात्र जिला जिसका नाम है कवारती, और वही कवारती जो है लक्षद्वीप का राजधानी है। लक्षद्वीप का राजधानी। ठीक है, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय पूछेगा कौन है?
प्रशासनिक हो जाएगा तो कवार्थी कौन होगा? कवार्थी होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कवार्थी। कौन सा होगा? कवार्थी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, कवार्थी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आगे बताएगा। बताना है कि मालदीव को मीनूकाय से कितना डिग्री चैनल करता है? मालदीव को मीनूकाय से 8 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 8 डिग्री। मालदीव से मीनूकाय को 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मीनूकाय के बीच कितना है? 9 डिग्री। लक्षद्वीप मीनूकाय 9 डिग्री। लक्षद्वीप और मीनूकाय के बीच कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप मीनूकाय के बीच कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री। कितना डिग्री? 9 डिग्री चैनल है। चलिए ठीक है, बताएगा कि लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में, यानी लक्षद्वीप के टोटल 36 द्वीप, उसमें 35 द्वीपों में बोले जाने वाली भाषा का क्या नाम है? मलयालम। हाँ, कौन सा भाषा? मलयालम भाषा। कौन सा भाषा? मलयालम भाषा। ठीक है, मलयालम भाषा जो कि मालदीव का भाषा है। किसका है? मालदीव का। मालदीव का भाषा मलयालम है और लक्षद्वीप के 35 द्वीपों में बोले जाने वाले भाषा मलयालम है। क्या है? मलयालम। ठीक है, और अभी बताए थे कि एक अपवाद है लक्षद्वीप में, एक अपवाद है, एक द्वीप। कौन सा द्वीप अपवाद है? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का एक द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, जो कि अपवाद में है। वहाँ महल भाषा बोली जाती है। कौन सा भाषा? महल भाषा। और महल भाषा लिखी जाती है देवीही लिपि में। कौन सा लिपि में? देवीही लिपि। अशोक के ग्रीक और आरमाइक लिपियां का जो मिला था वो अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से मिला था। ठीक है, और खरोष्टी लिपियां मिला था आपको पाकिस्तान से। खरोष्टी लिपियां पाकिस्तान से मिला था। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से मिला था और ब्राह्मणी लिपि अपना भारत से। 7 स्तंभ लेख था और 7 स्तंभ लेख जो लिखा गया था वो ब्राह्मणी लिपि में। कौन सा लिपि में? ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में लिखा जाता था। पूछता है कौन सा लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। और सबसे पहले शिलालेख को संस्कृत भाषा में लिखने का जो काम किया था वो क्या था? क्या नाम था? रुद्रदामन फर्स्ट जो है जूनागढ़ अभिलेख किसका था? रुद्रदामन प्रथम। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, उसी में वो संस्कृत का प्रेमी था। ठीक है, संस्कृत का प्रेमी था। वो शक का शासक था। शक राजा था। कहाँ के था? शक का था। ठीक है, शक था। शक जो चारागाह के खोज में आया था। चारागाह के खोज में भारत आया था। शक चारागाह के खोज में आया था। शक पूछ लेगा आपसे कि शक आए थे चारागाह की खोज में। चारागाह की खोज में तो ही शक का एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन फर्स्ट, जो कि काफी ज्यादा संगीत प्रेमी था। और सबसे पहले अभिलेखों को संस्कृत में लिखने का जो काम किया था वो कौन किया था? रुद्रदामन फर्स्ट। ठीक है, रुद्रदामन संस्कृत में किसमें? संस्कृत में। किसमें लिखा था? हाँ, संस्कृत में लिखने का काम किया था। चलिए बताएगा, पूछेगा आपसे। यहाँ क्या था? चल गए वहां। वो भाषा नहीं था। अच्छा, मलयालम भाषा था ना? मलयालम भाषा। ठीक है, मलयालम भाषा। चलिए बताएगा कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो कौन सा भाषा में दिए थे? पाली भाषा। ठीक है, कौन सा भाषा? पाली भाषा में। और प्राकृतिक भाषा में कौन दिए थे? गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध। अरे महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध एक ही है। महावीर स्वामी। ठीक है, कौन दिए थे? महावीर स्वामी दिए थे। महावीर स्वामी। ठीक है, गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध तो एक ही है। महावीर स्वामी दिए थे। कौन दिए थे? महावीर स्वामी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, महावीर स्वामी। चलिए पूछेगा आपसे कि अमीन द्वीप और कनानोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप। कहाँ होगा? लक्षद्वीप। अमीन द्वीप और कनानोर द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप। कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप। ठीक है, अमीन द्वीप और कनानोर द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप। चलिए ठीक है, पूछेगा आप। चलिए उसके बाद जो HW था उसको देखेंगे। चलिए यहां से जलवायु था ना। चलिए बताएगा मानसून शब्द जो है कौन सा भाषा का शब्द है? मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। चलिए हम बताए थे परसों कि यहाँ से प्रश्न पूछता है, आपसे पूछ लेगा छांटने के लिए कि कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, याद रखना है लैंड फॉर्म्स। ठीक
ठीक है। यल यल से क्या होगा? Latitude. हाँ, लेटिट्यूड मतलब लेटिट्यूड जिसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, तो इसको समझना है। तो अक्षांश भी, अक्षांश जो है, अक्षांश और देशांतर के नाम सुनते होंगे, ठीक है, दोनों काल्पनिक क्या है? काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है, ठीक है। क्योंकि बताए थे कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। ये सब काल्पनिक रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो अक्षांश जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। पूछता है प्रश्न, ठीक है, आपको मिलाने के लिए दे देगा कि हाँ, कि किससे कौन कौन इसमें कारक है जिससे भारत की जलवायु पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगा। तो बताए थे, ठीक है, हाँ, क्योंकि बताए थे कि भारत के उत्तरी गोलार्ध जो कहते हैं कर्क रेखा के पास जो उच्च तापमान होता है। क्या होता है? उच्च तापमान होता है। तो ये भी क्या करने का काम करता है? प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। तो यानी अक्षांश अभी बताएं कि उत्तरी डिग्री 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा के पास जो है तापमान क्या होता है? उच्च होता है। तो इससे भी भारत की जलवायु क्या होती है? प्रभावित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद समुद्री से दूरी। भारत समुद्री से दूरी, इसके कारण भी, यानी ऑप्शन रहेगा समुद्री से दूरी से, हाँ, तो समुद्री से दूरी यानी समुद्री के दूरी के कारण भी भारत की जलवायु प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पर्वतीय श्रेणियां यानी हिमालय की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तर पर्वतीय श्रेणियां, हम बताए थे कि उत्तर पर्वतीय श्रेणियां भी भारत की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। कैसे? तो बताए थे कि अभी तिब्बत में ठंडी हवाएं जो चलती है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। मौसम में वर्षा कराने में भी काम करता है, मौसम में वर्षा कराने का भी काम करता है, ठीक है। पर्वत बताए थे, ठीक है, समझा दिए थे हम, खाली आज रिवीजन करा रहे हैं आपको। भू आकृति यानी भू आकृति कहना मतलब, भू आकृति कहने का मतलब इसमें आ जाएगा पर्वत आ जाएगा, पठार आ जाएगा, मैदान आ जाएगा, रेगिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो भू आकृति भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। और बताए थे कि रेगिस्तान एरिया, ठीक है, जो आपको पड़ता है रेगिस्तान एरिया में मरुस्थल एरिया में आपको बताए थे कि एक कटीदार पौधा उगता है, ठीक है। कैसा पौधा उगेगा? हाँ, कटीलेदार पौधा उगता है जिसमें कांटा ज्यादा होता है, जैसे बबूल का। हाँ, बबूल, क्योंकि पूछ लेगा कभी काल कि इसमें कौन सा पेड़ सबसे कम पानी सोखेगा, तो बबूल। ये कटीलेदार पौधा है, ये उगता है कहाँ? रेगिस्तान में। कहाँ? रेगिस्तान में, ठीक है। जो है रेगिस्तान एरिया में जो है बारिश कम होता है, तो इससे भी भारत की जलवायु प्रभावित हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो भू आकृति के कारण भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है। उत्तरी पर्वतीय के कारण भारत की जलवायु प्रभावित होती है। समुद्र से दूरी, क्योंकि भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसी के कारण भारत की जलवायु पर भी आपको समुद्र प्रभावित पहुंचाता है। और अक्षांशीय एवं देशांतरीय, अक्षांशीय जो है भारत की अक्षांश भी प्रभावित करता है भारत की जलवायु को, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, उच्च वायु संचरण, ठीक है, या फिर उदर्ग वायु संचरण, जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम, ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने का काम करता है। क्योंकि जेट स्ट्रीम का बताए थे क्षोभ मंडल में चलने वाली एक हवाएं, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलने वाली एक हवाएं, जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये चलने वाली हवाएं है जो कि 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। कौन सा? जेट स्ट्रीम। पूछ लेगा कभी काल की बताए जेट स्ट्रीम धाराएं, जेट स्ट्रीम धारा भूमि से कितना ऊंचाई पर चलता है? तो 12 किलोमीटर, क्योंकि हम बताए थे कि क्षोभ मंडल की टोटल ऊंचाई 15 किलोमीटर है। कितना है? 15 किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं हैं जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बना है, ठीक है, सुनना है। सबसे पहले पूछेगा कि जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल में। कौन सा मंडल में? क्योंकि पहले आता है क्षोभ मंडल,
फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है, कौन सा मंडल? सबसे ऊपर में कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल है। कौन सा मंडल? बहिर्मंडल। तो पूछ लेगा ऐसे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है, तो मारना है 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर। और जेट स्ट्रीम धाराएं क्षोभ मंडल में चलती है 12 किलोमीटर ऊंचाई में। कितना? 12 किलोमीटर ऊंचाई में। और पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली हवा है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। ठीक है, क्या है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। और जेट स्ट्रीम धाराएं की टोटल गति कितना है? 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलता है। ठीक है, तो ये सब जो था वो कारक था, यानी भारत की जलवायु को प्रभावित करने का कारक। और इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने का मीनिंग याद रखना, लैंड फॉर्म, LANDFORMS फॉर्म्स। यहाँ पर एक बार बता देते हैं, यल से हो गया लेटीट्यूड जिसको कहते हैं अक्षांश, और ए से हो गया अल्टीट्यूड जिसको कहते हैं ऊंचाई। तो जो ऊंचाई भी भारत की जलवायु को प्रभावित करेगा, अक्षांश भी करेगा। उसके बाद यन से है नियरेस्ट फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता। उसके बाद डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब पवन की दिशा भी भारत की जलवायु को प्रभावित कर देगा। उसके बाद एफ फॉर फॉरेस्ट, यानी एफ मतलब फॉरेस्ट, यानी वन। ठीक है, फॉरेस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं इसको। ठीक है, डेंटोलॉजी में झाड़ी को अध्ययन किया जाता है। चलिए, उसके बाद ओ से ओशियन करेंट, मतलब समुद्री जलधाराएं भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने का काम करता है। समुद्री जलधाराएं। और जहां पर गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा मिलता है वहां पर मछली पकड़ने की सबसे उत्तम स्थान, जहां पर जो है बताए थे, अभी क्या बता रहे थे? समुद्री जलधाराएं, गरम जलधाराएं एवं ठंडी जलधाराएं जहां पर मिलता है वहां पर जो है वहां पर मछली पकड़ने की सबसे बेहतर एरिया पाया जाता है। तो देखिए, आर से रैन मतलब वर्षा, ठीक है, और ओ से हो गया ओशियन करेंट मतलब समुद्री जलधाराएं। तो समुद्री जलधाराएं, वर्षा, ये सभी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। और एम फॉर हो गया माउंटेन, जिसको कहते हैं पहाड़ी, यानी पर्वत पहाड़ भी भारत की जलवायु को परावर्तित करेगा, यानी प्रभावित करने का काम करता है। यस से होगा सॉइल मतलब मिट्टी, यानी मिट्टी भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, कल हम परसों बताए थे कि सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी, जिसको कहते हैं काली मिट्टी सबसे ज्यादा पानी को सोखता है। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी सबसे कम बालू, सबसे ज्यादा काली मिट्टी। कम बोल दिए, कम बोले तो सॉरी, कम में बालुई, सबसे कम पानी सोखता है बालुई मिट्टी, सबसे ज्यादा काली मिट्टी का निर्माण होता है जो है बेसाल चट्टान के टूटने से। जब बेसाल चट्टान टूटता है ना, बेसाल चट्टान आग्नेय चट्टान का भाग है। ठीक है, आग्नेय चट्टान का भाग है बेसाल चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान लेकोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक, ये सब आग्नेय चट्टान में आता है। ठीक है, किसमें? महाराष्ट्र और गुजरात में, गुजरात। ठीक है, काली मिट्टी, कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, टाइम हो गया। क्या हुआ? छोड़ दिया साइंस था। चलिए बताइएगा, बताएगा कि सारंग मूंगा खैरा, हाँ, किसकी नस्ल है? सारंग मूंगा खैरा, मधुमक्खी नाम सुने? मधुमक्खी, हाँ, तो मधुमक्खी का नस्ल है। किसका है? मधुमक्खी का नस्ल है सारंग मूंगा खैरा। ये सब एक नस्लें हैं जो किसका है? मधुमक्खी का अध्ययन कहलाते हैं एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर में करते किसका अध्ययन? मधुमक्खी का। तो याद रखना है कि सारंग, मूंगा और खैरा ये सब जो है मधुमक्खी का एक नस्ल है। मधुमक्खी का नस्ल किसका नस्ल है? मधुमक्खी का नस्ल है। किसका नस्ल है?
मधुमक्खी का नस्लें हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताएगा, बताना है कि सुगर का जो मांस होता है उसे क्या कहते हैं? सुगर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। पोर्क क्या कहते हैं? पोर्क। सुगर का मांस जो कहलाता है वो पोर्क कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पोर्क। पोर्क। और टॉम बर्थ जो है वो सुगर का नस्ल है। टॉम बर्थ सुगर का नस्ल, ठीक है। किसका नस्ल है? सुगर का। टॉम बर्थ किसका नस्ल है? सुगर का, ठीक है। टॉम बर्थ किसका नस्ल हो जाएगा? सुगर का। टॉम बर्थ किसका नस्ल है? सुगर का नस्ल है, ठीक है। और मधुमक्खी का नस्ल सारंग मूंगा खैरा। सारंग मूंगा खैरा किसका नस्ल होगा? मधुमक्खी का। किसका नस्ल है? मधुमक्खी, ठीक है, याद रखना है। और मधुमक्खी के मध में शर्करा कितना % होता है? मधुमक्खी के मध में टोटल शर्करा कितना % रहता है? शर्करा मधुमक्खी के, हाँ, मधुमक्खी के मध में शर्करा 78%, ठीक है। कितना प्रतिशत? 78। जितना प्रतिशत नाइट्रोजन रहता है, जितना प्रतिशत नाइट्रोजन वायुमंडल में जितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, ठीक है, उतने प्रतिशत क्या है? शहद में शर्करा। शहद में शर्करा, ठीक है, याद रखना। शर्करा, ठीक है, शर्करा क्या है? मिठास। चलिए ठीक है। और मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना % होता है? प्रोटीन हो जाता है मुर्गी के अंडे में 12%, ठीक है। कितना %? 12%, ठीक है। कितना %? 12%। 12% होगा। कितना % हो जाएगा? 12%, ठीक है। चलिए बताएगा कि भैंस का गर्भकाल कितना दिन होता है? 310 दिन। मानव शरीर का टेम्परेचर 310 केल्विन। मानव शरीर का टेम्परेचर 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, बिल्कुल से। बकरी का होता है गर्भकाल 150 दिन, ठीक है। कितना दिन? 150 दिन। ऊँट का होता है, ऊँट का नहीं 365 से, हाँ, 365 से 400 दिन तक। 365 दिन से 400 दिन तक होता है किसका? ऊँट का गर्भकाल कितना? 365 से 400। 365 से 400। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बताना है कि गाय का बच्चा को क्या कहते हैं? बच्चों वाली, हाँ, बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? मतलब बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? डैम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डैम। और मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हैचलिंग। क्या कहते हैं? हैचलिंग। क्या कहते हैं उसको? हैचलिंग कहते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बताना कि देश भर में गाय का कुल कितना नस्ल है? नस्ल है गाय का 21 नस्ल, 32 नस्ल है, ठीक है। भैंस का 7 नस्ल, भैंस का 7 नस्ल, और गाय का कितना नस्ल? 32 नस्ल। और 21 बकरी का 21 नस्ल है, ठीक है। बकरी का कितना नस्ल होगा? 21 नस्ल किसका है? बकरी का। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा कि गाय का सबसे अच्छी नस्ल पूछेगा कौन सा है? गाय का सबसे अच्छी नस्ल पूछेगा कौन सा होगा? कांकरेज, ठीक है। कौन सा होगा? कांकरेज। हाँ, कांकरेज एक नस्ल है जो कि गाय का सबसे अच्छी नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल है, ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का जो है क्या है? वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, ठीक है। बोस इंडिकस गाय का क्या होगा? बोस इंडिकस, ठीक है। वैज्ञानिक नाम याद रखना है, ठीक है। हम बोल दिए वैज्ञानिक नाम। कौन सा नाम? वैज्ञानिक नाम। चलिए आगे बताएगा। बताना है कि अंगोरा एक ऊन है, ठीक है। अंगोरा एक ऊन है, और ये अंगोरा निकाला जाता है भेड़ से। किसे? भेड़ से, ठीक है। किसे? भेड़ से। और एक पश्मीना ऊन है, बकरी से। पश्मीना ऊन निकाला जाता है बकरी से, ठीक है। पश्मीना ऊन किससे निकाला जाएगा? बकरी से, हाँ। पश्मीना ऊन निकाला जाता है तो बकरी से। और अंगोरा ऊन निकाला जाता है भेड़ से। किससे? भेड़ से। किससे निकाला जाएगा? भेड़ से। और विश्व पशुपालन दिवस कब मनाते हैं? विश्व पशुपालन दिवस कितना? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशुपालन दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुयान दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए ठीक है। अभी बताएं कि गाय का सबसे बढ़िया नस्लें जो ज्यादा दूध देता है, बढ़िया नस्ल है कांकरेज। वायुसेना होगा। हाँ, वायुसेना होगा। वायुयान बोले? अच्छा ठीक है, वायुसेना होगा। चलिए आगे बताएगा। वो जल्दी हो जाता है। बताना है कि बकरी का वो कौन सा नस्ल है जिसको जर्सी बोला जाता है?
बकरी का कौन सा नस्ल है जिसको जर्सी बकरी के नाम से जानते हैं? बकरी का एक नस्ल है जिसको हम जर्सी बकरी कहते हैं। मेरा बकरी। एल्गो एल्गो नूबियन, ठीक है, एल्गो नूबियन। एल्गो नूबियन एक नस्ल है जो किसका है? बकरी का, और उसे कहते हैं जर्सी बकरी। कौन सा बकरी? जर्सी, हाँ। एंग्लो, ठीक है, क्या नाम था? एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन एक नस्ल है जो बकरी का एक जर्सी प्रकार का नस्ल है, ठीक है, नहीं कहता जर्सी बकरी है। जर्सी। हाँ आंटी। जर्सी गाय खाता है, बकरी बहुत कम। हाँ तो याद रखना है, हाँ तो गाय में जर्सी गाय आता है, गाय में जर्सी गाय, लेकिन बकरी में बहुत कम होता है। लेकिन याद रखना है कि जो है एल्गो नूबियन जो है क्या है? एक बकरी का नस्ल है जो जर्सी नस्ल है, ठीक है। इतना कमेंट आ गया, पता नहीं चलता है ना। कौन सा जी? ठीक है, चलिए पुनीत जी, पता है कि आप देख रहे हैं मोहद्दीनगर से, हाँ। ठीक है। लाइक कर दिया जाए। आपका फोटो से पहचान, पिक से पहचान गए कि मोहद्दीनगर से देख रहे हैं। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितना % होता है? भैंस की दूध में वसा की मात्रा टोटल, बहुत ज्यादा। भैंस की दूध में वसा की मात्रा कितना %? 7.2%, ठीक है। 72%। 7.2 7.2। कौन बोला 72%? 7.2%, ठीक है। कितना %? 7.2%। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2%, ठीक है। कितना % होगा? 7.2%। 7.2%, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा, बताना भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का जानते हैं, दो ऑप्शन भूल रहे हैं, मतलब कि बुबेलस बुबेलिस, हाँ बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस, हाँ। तो बुबेलस बुबेलिस जो है किसका है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस, भैंस का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। चलिए आगे बताएगा, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सा है? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सा है? सर्वाधिक दूध देता है जमुनापारी। कौन सा बकरी? जमुनापारी। जमुनापारी बकरी है जो कि सर्वाधिक क्या देता है? दूध देता है, ठीक है। हाँ, अब और जमुनापारी देता है ज्यादा, ठीक है। और भैंस में सबसे वह कौन सा भैंस है जो सबसे ज्यादा दूध देता है? जर्सी। मुर्रा, ठीक है। मुर्रा नाम सुने? मुर्रा, मुर्रा 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 जो है भैंस का नस्ल है, ठीक है। मुर्रा जो है वो भैंस का क्या है? नस्ल है। मुर्रा क्या है? भैंस का नस्ल है। मुर्रा क्या है? तो भैंस का नस्ल है, ठीक है। भैंस का नस्ल है जो कि सबसे ज्यादा दूध देने का काम करता है। और जमुनापारी भैंस का ही एक नस्ल है, सॉरी जमुनापारी बकरी का एक नस्ल है, वो भी ज्यादा क्या देता है? दूध देता है। जमुनापारी, कौन सा? जमुनापारी। चलिए ठीक है, जमुनापारी होगा। बताना कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, ठीक है। हिसार पड़ता है आपको हरियाणा में। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा। हिसार कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। चलिए ठीक है, करंट भी ले जाते हैं इधर से। चलिए आगे बताएगा, करंट में सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम। हाँ, कैप्टन फातिमा वसीम, ठीक है। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में किसी भी ऑपरेशन में तैनात होने वाली प्रथम महिला क्या है? प्रथम महिला ये होगा चिकित्सा अधिकारी, उसका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। कैप्टन फातिमा वसीम। चलिए आगे बताएगा, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाला पहली भारतीय महिला। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षता कृष्ण मूर्ति, ठीक है, याद रखना, अक्षता कृष्ण मूर्ति, अक्षता कृष्ण मूर्ति, अक्षता कृष्ण मूर्ति, अक्षता कृष्ण मूर्ति, याद रखना है, ठीक है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, कौन थी? डॉक्टर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। गीतिका कौल, ठीक है। कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है, ठीक है। कौन बनी है? गीतिका कौल। बताना कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया देश कौन सा है? नेपाल है, ठीक है। कौन है? नेपाल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का देश कौन सा होगा? जापान। नेपाल जापान नहीं, नेपाल। कौन होगा? नेपाल। काठमांडू। नेपाल राजधानी काठमांडू। हाँ,
चलिए आगे बताएगा, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी तेजस उड़ाए थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी। मोदी जी हाँ, तेजस उड़ाया गया था इन्हीं के द्वारा। निकला नहीं थे ऐसा फाइटर थे निकला। बताना कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भधान जो है प्रारंभ हुआ था, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? बरेली में। बरेली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, बरेली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बरेली से प्रारंभ हुआ था 1942 में। 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव का क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। हाँ, रामपुर देश में। चलिए आगे बताना है। तो यहाँ पर था भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान प्रारंभ हुआ था 1942 में, ठीक है। एक बरेली में उत्तर प्रदेश में एक जगह है इज्जत नगर। इज्जत नगर में, इज्जत नगर। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे बताएगा। अभी बताए थे कि भैंस में जो है मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा दूध देगा और जमुनापारी बकरी सबसे ज्यादा दूध देगा। हाँ, चलो उसको लेंगे। बताने कि गरीबों के कामधेनु के नाम से किसको जानते हैं? बकरी को, ठीक है, गरीबों की गाय बकरी। वही ना बकरी। बताना है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को एक नाम से जानते हैं क्या? किसान का खाद। पूछेगा किसान का खाद कहा जाता है तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बताना कि वरुणा योजना का संबंध किससे है? हाँ, वरुणा योजना का संबंध किससे? वरुणा योजना का संबंध कृत्रिम वर्षा से। कृत्रिम वर्षा से, ठीक है, वरुणा योजना का संबंध कृत्रिम वर्षा से। वरुणा योजना का संबंध कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग करते हैं? इसका AGI का। AGI का नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट। AGI का प्रयोग करते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड। हाँ, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में। चलिए आगे बताएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, जिसको कहते हैं नाबार्ड? 1982, 12 जुलाई 1982। इसमें इसके लिए एक समिति बना था, शिवरमन समिति, ठीक है, शिवरमन समिति। नाबार्ड का मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई होगा। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, ठीक है। चलिए आगे बताएगा, बताना कि समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? समुद्री शैवाल में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है अल्जेनिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल? अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है समुद्री शैवाल में, समुद्री शैवाल में। चलिए ठीक है, तो अभी उड़ाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तेजस उड़ाया गया था। तेजस, ठीक है, तेजस जो है स्वदेशी लड़ाकू विमान, स्वदेशी लड़ाकू विमान। बताएगा आगे, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा, ठीक है, उकल साइट सौर ऊर्जा अबू धाबी UAE में, ठीक है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा अकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है अबू धाबी में। कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। चलिए ठीक है, आगे बताएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना, ठीक है। डाकघर कहाँ है? बेंगलुरु है। डाकघर कहाँ है? बेंगलुरु, ठीक है। 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर, 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। लेकिन मंदिर में तेलंगाना, मंदिर में तेलंगाना। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य? गोवा। समान नागरिक क्या पूछा? समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य अभी UCC, ये उत्तराखंड बना है, ठीक है। समान नागरिक संहिता तो लागू हो ले गोवा में लागू है, अभी अपनाया, ठीक है, उत्तराखंड लागू है वहाँ, या अभी अपनाया है, उत्तराखंड अपनाया। पुष्कर धामी जी। चलिए आगे बताएगा, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला देश? भूटान। जितना आवारा कुत्ता है सबको नसबंदी किया है, ठीक है, भूटान किया है, ठीक है। कौन क्या है? भूटान। कौन क्या है? भूटान। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा, देश का पहला पशु शब्दागिरी कहाँ खोला गया है? विश्व का पहला पशु शब्दागिरी कहाँ खोला गया है? विश्व का पहला, हाँ, यूपी में। कहाँ हुआ है? यूपी में, ठीक है। जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? यूपी में, ठीक है। कहाँ खोला गया है? यूपी में। जटायु संरक्षण केंद्र भी कहाँ खोला गया है?
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश याद रखना। पहला पशु शब्दागार उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया था। कहाँ खोला गया है? लखनऊ में। चलिए बिल्कुल आगे बताएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन होगा? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। चलिए बिल्कुल आगे बताएगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? पर्यटन में तो हो जाएगा नहीं, ये, सदारा गांव है, ठीक है। सरदरा गांव, सरदरा गांव पंजाब का गांव है, सरदरा गांव, ठीक है। जो पर्यटन नवाबपिंड सदरा गांव पंजाब का है, जो कि जो है वो पहला गांव बना है वेटलैंड, पहला पर्यटन गांव बना, पर्यटन गांव ना, पर्यटन गांव बना है। चलिए आगे बताएगा कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुआ है? दिल्ली। हाँ दिल्ली में, दिल्ली देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत, सेल तो हाँ दिल्ली है, ठीक है। कहाँ होगा? दिल्ली। सेल बस की शुरुआत कहाँ हुआ है? दिल्ली, हाँ। और सिर्फ बोले पहली हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो लेह लद्दाख में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस तो हो जाएगा लद्दाख। कहाँ होगा? लद्दाख। लेकिन ग्रीन लगा देगा तो दिल्ली। कहाँ होगा? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली कहाँ होगा? दिल्ली। और दिल्ली में ही ट्रांसजेंडरों के लिए जो है समर्पित भारत की पहली ओपीडी का शुरुआत, भारत की ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित पहली ओपीडी का शुरुआत कहाँ हुआ है? दिल्ली में, ठीक है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और अभी देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत भी कहाँ हुआ है? दिल्ली में। चलिए आगे बताएगा। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया है? भारत का पहली कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया है? बोलो कैसे? देहरादून, ठीक है। देहरादून हैदराबाद, हे भगवान, हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद, ठीक है। कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना। चलिए आगे बताएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया आपको केरल में, ठीक है। कहाँ खोला गया है? केरल। चलिए केरल में। आगे बताना है कि डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा, डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? गुवाहाटी में है। कौन सा है? गुवाहाटी में। कौन सा है? गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली 1928 में, 1928 में, ठीक है। बारदोली सरदार की उपाधि दिया गया था ना बारदोली की महिला के द्वारा। लेकिन यही क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के कहने पर हाँ वो आंसर वही होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में सेट में आया था तो सर बता महात्मा गांधी दिया हुआ था उसमें, आंसर भी महात्मा गांधी और उसमें सिर्फ महात्मा गांधी था। क्या क्वेश्चन क्या था? महिला भी था लेकिन उन्हें आंसर हुआ महात्मा गांधी के कहने पर जो बारदोली की महिला दी थी, दूसरे कहने पर, लेकिन आंसर वही देता। बताएं चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। पंजाब, ठीक है। कहाँ चलेगा? तो ब्रिज के साइड में जो है चलने का अधिकार, ब्रिज पर जो है। आगे बताना है भारत का पहला ODF जिला कौन सा बना है? भारत का पहला ODF जिला स्वच्छता से मुक्त, स्वच्छता से मतलब स्वच्छता मतलब कहने का मतलब जो है खुले शौच में शौचालय जो होता है, खुले शौच में खुले शौच से मुक्त, उसी को कहते हैं ODF, ठीक है। तो बना है केरल, वायनाड जिला, केरल का एक वायनाड जिला जो कि ODF जिला बन गया है। चलिए आगे बताएगा। भारत का पहला पूर्ण रूप से शासित राज्य कौन बना है? केरल ही बना है। पूर्ण रूप से शासित राज्य केरल। और खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है केरल। जल बजट प्रस्तुत किया है केरल। जल बजट प्रस्तुत किया है केरल, ठीक है। कौन किया है? केरल, हाँ। और मत्स्य इनोवेशन सेंटर भी खोला है केरल। कौन खोला है? केरल। और नवाचार केंद्र, ठीक है। पहला जो है पहला निर्माण नवाचार केंद्र भी खोला है तो केरल। पहला नवाचार केंद्र भी खोला है तो केरल सरकार। कौन सरकार? पेंद्रई विजयन, ठीक है। आर्यन रवि तो वहाँ का है राज्यपाल ने, पेंद्रई विजयन वहाँ। टाइम हो गया ना, ठंडी है ना। चलिए बताएगा कि भारत का पहला गोल्डन एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है? हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्डन एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है? हैदराबाद में स्थापित हुआ है। चलिए ठीक है। आगे बताएगा कि राज्यपाल
आरिफ मोहम्मद का रवि वो है, ठीक है, तेलंगाना हमको लगा कि यार तमिलनाडु के। आर्यन रवि, हमको डाउट लगा। ठीक है, आर्यन रवि हमको ध्यान नहीं नहीं है। रहता है। आर्यन रवि कैसे होगा राज्यपाल वहाँ का? नहीं है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का होगा वो। आरिफ मोहम्मद खान है, तुम जानते हैं? आरिफ मोहम्मद खान केरल का राज्यपाल होगा। हाँ वही तो बोल रहे हैं। राजेंद्र मिश्रनाथ आलंकर कहाँ के होंगे? बिहार के। बिहार के हो जाएंगे। चलिए ठीक है। भारत का पहला केबल स्टेज ब्रिज जो है बना है जम्मू कश्मीर जो है अंजी खंड। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलिए बिल्कुल सही है। यहीं तक रहने दीजिए, टाइम हो गया है। ठीक है, और जो लोग अभी जुड़े हैं कृपया लाइक शेयर कर दीजिएगा, और डेली आप 6 बजे से जुड़िए। ठीक है, 6 बजे से चलता है, और HW आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। चलिए रहने दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। बंद करो। मानी चलती